हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। दोस्तों आज फिर हाजिर एक नई क्लास के साथ, और आज की क्लास में हम जानेंगे नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025। जो 2025 में नवोदय का पेपर होने वाला है दोस्तों, उसी के बारे में जानेंगे। जो पेपर आपको मालूम है कि 18 जनवरी को होगा। 18 जनवरी 2025 को ये पेपर होने वाला है। आज मैं फिर एक प्रैक्टिस सेट लेके हाजिर हूँ, जिसके द्वारा आप नवोदय 2025 जो 18 जनवरी का पेपर होने वाला है, उसमें टोटल के टोटल 80 में से 80 क्वेश्चन 80 में से 80 क्वेश्चन दोस्तों आप सही करेंगे। मेरा पूरा ये उम्मीद है। आपकी मेहनत अगर ऐसे रही तो बिल्कुल 80 में 80 क्वेश्चन, और साथ में 100 में 100 नंबर पाएंगे। 100 में 100 नंबर। और आपको पता है कि अगर आप 100 में 100 नंबर पाते हैं तो आपके सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपसे कहीं एक का दुक्का त्रुटि भी होती है तो भी आपके सिलेक्शन, यदि आपको पता है कि नंबर के लेवल पे यदि आप 90 प्लस नंबर रहते हैं 90 प्लस नंबर रहते हैं तो मान के चलिए कि आपके सिलेक्शन को लगभग सुनिश्चित किया जा सकता है कि आपका सिलेक्शन कन्फर्म होगा। ये बातें आपको अच्छे से मालूम होंगी दोस्तों, क्योंकि बड़ा ही कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है आपका नवोदय का। बहुत ही अच्छे और क्रीम लेयर के बच्चे इसमें आते हैं, जिनको कि बीट करके आगे निकलना आसान नहीं होता है। इसलिए आप अपना टारगेट बनाइए कि आप 72 से ज़्यादा क्वेश्चन सही करें। 72 से ज़्यादा क्वेश्चन किसी भी कीमत पे 72 प्लस और 90 प्लस नंबर लाने की कोशिश करिएगा। 90 प्लस नंबर और 72 से ज़्यादा यदि क्वेश्चन आप लाते हैं या 72 प्लस क्वेश्चन सही करते हैं तो आपके सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता, कन्फर्म है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमारी गलतियां बिल्कुल ना हो। जैसा कि आपको पता होगा कि इसमें 4 पार्ट हुआ करते हैं। ये एक पार्ट आपका रीजनिंग का होता है, जो कि मानसिक योग्यता के नाम से जाना जाता है। मानसिक योग्यता दोस्तों, मानसिक योग्यता मतलब आप का आकलन किया जाता है कि आपका लेवल जो दिमाग का है किस लेवल का है। और इसके बाद जो दूसरा लेवल होता है वो गणित का होता है, मैथमेटिक्स होता है। ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें अंगणित के होते हैं। एक का दुक्का क्वेश्चन इधर से आते हैं। किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं, और अलग अलग टॉपिक से अलग अलग प्रकार के जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे अध्ययन मैंने आपको करवाए हैं। लेकिन आज प्रैक्टिस सेट की बारी है। तीसरा मेरा हिंदी पार्ट होता है हिंदी का, और हिंदी के भी टोटल 20 क्वेश्चन आया करते हैं, जो कि 25 नंबर के हुआ करते हैं। 20 क्वेश्चन होते हैं। मैथ के गणित के भी 20 क्वेश्चन ही होते हैं दोस्तों। ज़्यादातर बच्चे इसी गणित के पार्ट में फंसते हैं। जो 20 क्वेश्चन आपके 25 नंबर का ये भी होता है, 25 नंबर का ये भी होता है, यहीं पे प्रॉब्लम होती है। मानसिक योग्यता का जो पार्ट होता है इसमें ज़्यादातर बच्चे अच्छे कर पाते हैं, लेकिन अच्छा नहीं करना है। आपको 38 या 39 क्वेश्चन इसमें राइट करने हैं। गणित में आपके ज़्यादा गलती होने की संभावना रहते हैं। इसी पार्ट को मैं यहाँ पे मजबूत कर देता हूँ कि आपके 20 में 20 राइट हो जाएंगे। हिंदी में गलत आप अगर नहीं करते हो या 1-2 गलतियाँ करते हो, रीजनिंग में 1-2 गलतियाँ, तो मैथ के मैं पार्ट यहाँ पे आपको गारंटी लेता हूँ कि अगर आप साथ में जुड़े हुए हैं शुरू से तो आपके 20 में 20 होंगे विदिन 25 मिनट के अंदर। कितना मिनट के अंदर? 25 मिनट के अंदर 20 क्वेश्चन सही करेंगे। मतलब टाइम बचाएंगे आप मैथ से, जिससे कि सभी को प्रॉब्लम होती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और 100 में 100 नंबर लाने के लिए, 80 में 80 क्वेश्चन सही करने के लिए हम आज की क्लास देखेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि इसमें आपको मैं मदद कर पाऊँगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। मानसिक योग्यता का, जो कि आप जानते हैं कि 10 टाइप के प्रश्न आते हैं, और प्रत्येक टाइप के 10 टाइप के प्रश्न होते हैं। प्रत्येक टाइप में 4 प्रश्न दिए जाते हैं। इस प्रकार से 40 क्वेश्चन हो गए आपके। आइए पहला टाइप का, जिसमें कह रहा है प्रश्न में 4 आकृतियां ABC दर्शाई गई हैं। इन चारों आकृतियों में 3 आकृतियां किसी एक विधि से समान हैं, जबकि अन्य से भिन्न है। कोई एक आकृति इसमें क्या होती है? अन्य से भिन्न है। वही आपको पता करना है। कारण के साथ पता करेंगे कि क्यों आकृति वो भिन्न है। जैसा कि देख रहे हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, ये पहला क्वेश्चन है, और इसमें सेम आपको दिख रहा होगा कि 2 आकृति हैं और ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं? काट रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। सेम आकृतियाँ ये भी हैं, सेम आकृतियाँ ये भी हैं, सेम। यहाँ पे जो आकृति आपको दी गई है, ये वाली आकृति जो आप देखेंगे, इसमें कुछ इस प्रकार से आकृति दी गई है, इस प्रकार से है। लेकिन इधर वाली जो आकृति इसमें बीच में काटी गई है, इसको ध्यान दीजिएगा आप। कुछ इस प्रकार से आपकी आकृति दी गई है।
देख रहे हैं ना, इस प्रकार से, मतलब ये सेम नहीं है, ये दोनों आकृतियां जो हैं सेम नहीं है, क्योंकि इसके किनारे पर अलग है, यहाँ पे पूरा का पूरा पट लाइन है, लेकिन ये दोनों जगह अंतर है। इसलिए आपका विकल्प नंबर कौन सा राइट होने वाला है? डी। किस कारण की वजह से? कि इसमें कहा जा सकता है कि दो समान आकृतियां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, लेकिन विकल्प डी में ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 2 का कारण ढूंढते हैं कि क्या सही हो सकता है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यदि हम इनको घुमाएं, बहुत क्लियर शायद नहीं स्पष्ट हो रहा होगा, लेकिन फिर भी आप घुमाएं तो जो आप देख रहे होंगे इस तीर के निशान की तरफ जो ये लाइन लगी हुई है, अगर इसको आप घुमा के देखें तो इससे ये तो मिल सकता है, ये मिल सकता है, लेकिन ये वाला आपका नहीं मिल सकता, क्योंकि जब इसको आप घुमाएंगे, मान लीजिए 45 डिग्री घुमाए तो सीधा हो जाएगा, लेकिन लाइनिंग तो इधर ही रहेगी। और आपने 90 डिग्री और घुमाया तो कुछ इस प्रकार से होगा, और लाइनिंग तो इधर ही होनी चाहिए ना, लेकिन इसमें लाइनिंग क्या हो गई है, ऐसे होके लाइनिंग इधर हो गई है, तो इससे ये नहीं प्राप्त किया जा सकता है। मतलब आप समझ गए होंगे कि 3 आकृतियों को किसी भी प्रकार से घुमा के प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन विकल्प नंबर बी को हम नहीं प्राप्त कर सकते, इस वजह से हमारा आंसर राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जैसा कि आप इस प्रकार से देख रहे हैं, और इसमें कहीं ऐसे लाइन है, इस प्रकार से देख रहे हैं, कभी ऐसे लाइन है, लेकिन यहाँ पे जो इस लाइन जो देख रहे हैं आप, सॉरी दिखा रहा हूँ मैं, ये लाइन जो देख रहे हैं या ये लाइन देख रहे हैं, इसके यहाँ पे जो ये बन रहा है, इसमें जो लाइनें आपको दिखाई दे रही हैं वो पटपाई हैं, ये इस तरह से पटपाई हैं। लेकिन विकल्प एक आपका दिखाई दे रहा होगा इसमें, जिसमें कि जहाँ पर पटपाई नहीं है, वो विकल्प आपका कौन सा है? डी नंबर का। राइट, देखिए इसमें जो यहाँ पे है ऐसी खड़ी लाइन है ना, और इसमें सब में पटपाई है। देख लीजिए, यहाँ पर भी देख लीजिए, पहले में भी, दूसरे में भी देख लीजिए, तीसरे में भी देख लीजिए, लेकिन विकल्प डी में ऐसा नहीं है। इसलिए आगे चलते हैं, ये भी कारण आपको समझ में आ गया होगा। अगला कारण देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को। आप देखेंगे यहाँ पे कुछ अर्धवृत्त टाइप का ऐसे या फिर ऐसे आकृति बनी, अर्धवृत्त टाइप का। सब में ध्यान से देखिएगा, सब में जो अर्धवृत्त, जो 4 आकृतियाँ अर्धवृत्त टाइप का, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे बना हुआ है। इसमें सब में आप देखेंगे बहुत ध्यान से यदि, तो सब में एक बात नज़र आएगी कि 2 आकृतियों का मुंह अगर बाहर की तरफ है तो 2 आकृतियों का मुंह अंदर की तरफ है। कुछ इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, पहले में भी ऐसा है, दूसरे में भी ऐसा ही है। देखिए 2 आकृतियां ये बाहर की तरफ हैं, तो ये दोनों जो हैं अंदर की तरफ हैं। तीसरे में भी ऐसा ही देख रहे होंगे प्यारे, तीसरे में भी देखिए ये दोनों अंदर की तरफ हैं, तो ये दोनों आपकी क्या है जाएंगी, ध्यान से देखिएगा, ये अगर बाहर है, ये बाहर है, दोनों बाहर हो गए, लेकिन ये और ये वाला क्या है, अंदर की तरफ है। लेकिन विकल्प डी में ऐसा नहीं है। विकल्प डी में 3 आकृतियों का मुंह बाहर की तरफ है। देखिए इन 3 आकृतियों का मुंह बाहर, केवल 1 आकृति अंदर की तरफ है। इस प्रकार से इस बार हमारा चौथे क्वेश्चन में विकल्प नंबर डी राइट हो जाएगा। आइए, एक टाइप का क्वेश्चन जिसमें 4 क्वेश्चन थे वो आपने देख लिया। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में आते हैं जो 5 से 8 की बात होगी। प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति दी गई है, ABCD में चिन्हित उत्तर आकृति दी गई है। आकृतियों में से प्रश्न चित्र के समरूप, मतलब सेम वैसा ही कौन सा, तो काफ़ी आसानी से फटाफट देख लेते हैं। 5वें का विकल्प नंबर सी, सेम वैसा ही लग रहा है, बकिया में नहीं है। क्यों नहीं है ये आप बहुत आसानी से समझ रहे होंगे, तो बहुत टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। और छठे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो छठे में बहुत आसानी से देख लेंगे, विकल्प नंबर बी राइट होने जा रहा है। 7वां भी देख लेंगे हम फटाफट यहाँ पे दोस्तों, है ना, 7वां भी देख लेंगे फटते हम यहाँ पे। 7वां क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन को आप देख रहे होंगे यहाँ पे, क्या देख रहे हैं 7वां क्वेश्चन भाई? 7वें में हमारा राइट होने जा रहा है विकल्प नंबर कौन सा राइट होगा, ध्यान दीजिएगा। ये इधर की साइड होना चाहिए, यहाँ पर है, यहाँ पर तो ये तो बिल्कुल नहीं है, इन तीनों में इधर है। तीर का चिन्ह देखेंगे, ये है, यहाँ पे तीर का चिन्ह का फ़र्क हो गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर तीर का चिन्ह का फ़र्क हो गया, नीचे वाला ये ऐसा नहीं है उसमें, मतलब आप यहाँ पे विकल्प नंबर डी को राइट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सेम आकृति मिल रही है। 7वें का आपका कौन सा राइट हो जाएगा? विकल्प नंबर डी। आगे चल लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 में सेम टू सेम आपका विकल्प में दिखाई दे रहा होगा, विकल्प ए ही दिखाई दे रहा है, सेम टू सेम।
तो ये आसान सा था, इसलिए जल्दी से कर लिया। आइए निर्देशन अगला देखते हैं, जिसमें भी 4 क्वेश्चन आपको दिखेंगे, जो कि निर्देश आपका है प्रश्न संख्या 9 से 12 तक का। प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति दी गई है जिसका एक भाग लुप्त है। लुप्त का मतलब होता है गायब दर्शाया गया। प्रत्येक प्रश्न की उत्तर आकृति में ABCD पर गौर करें तथा उस प्रश्न आकृति का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन आकृति के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न आकृति के लुप्त भाग में बैठाया जा सके। बिल्कुल समझ रहे होंगे, मतलब यहाँ पे प्रत्येक में आपको देख रहे हैं 9वें क्वेश्चन से 12वें तक प्रत्येक में एक भाग पार्ट गायब है। देखेंगे ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक भाग कटना चाहिए ना, वो है नहीं। ये है, ये तो कर्व के आकार का है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये है, लेकिन ये जो यहाँ पे है ना, ये इस साइड में होना चाहिए, जो विकल्प नंबर डी में दिखाई दे रहा। विकल्प नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 की बात करें तो ये ध्यान से देखिएगा, हो क्या रहा है कि जो ये चीज़ यहाँ पर, ये जिस पे मैं टिक लगा रहा हूँ, देख रहे हैं ये आकृति, ये 90 डिग्री परिवर्तित हो रही है। मतलब पहले क्या था, ऐसे यहाँ पे रंगा था, अब क्या हो गया, ये यहाँ पे हो गया, सीधे पलट गया यहाँ पे। अब ये क्या होगा, इधर हो जाएगा ना, यहाँ पे रंगा हुआ। यहाँ पे रंगा हुआ कहाँ मिल रहा है आपको, विकल्प नंबर ए में ही दिख रहा है, और तो कहीं नहीं दिख रहा है मुझे, इसलिए ए इज़ द राइट आंसर। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर क्या होगा, 11 होगा। देखते हैं 11 ना, देख ले 11 क्वेश्चन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 11 की बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पर आपका क्या होगा, एक आकृति होगी जिसमें इधर वाला आप अंदर वाला आपका यहाँ पे बड़ा होना चाहिए और यहाँ पे छोटा होना चाहिए। ओके, जो भी आकृति इस तरह से बनेगी, ये वाला आपका बड़ा होना चाहिए, बड़ा बड़ा बड़ा। यहाँ तो आकृति ही नहीं बन रही है, यहाँ पर भी नहीं बन रही है, यहाँ बन रहा है लेकिन बाहर बड़ा दिया है, तो विकल्प नंबर ए इज़ द राइट। 11 का ये ही विकल्प सही होगा। और आगे चल लेते हैं, विकल्प नंबर 11 क्वेश्चन सही होने के बाद 12वां देख लेते हैं, जो हमारा लास्ट टाइप होगा। तो इसमें कुछ इस प्रकार से आप ध्यान देंगे, बनती आकृति नज़र आएगी भाई, ऐसे ऐसे ना, मतलब ऐसे ऐसे कुछ ध्यान दे रहे होंगे आप। अब ऐसी आकृति आपको तो इसमें है, दिख नहीं रही है। यहाँ पे संभावना है आपकी कि ये दिख रही है, लेकिन ये आके यहाँ पे गड़ जा रहा है ना, इसको यहाँ से इधर जाना है, जो कि विकल्प नंबर विकल्प नंबर डी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये वाली जो लाइन है ये ऐसे तिरछी होनी चाहिए, तो विकल्प नंबर सी इज़ द राइट होना चाहिए। हमारा 12 का विकल्प नंबर सी ही सही है। आगे बढ़ लेते हैं और अगले टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगले टाइप का क्वेश्चन हमारा निर्देशन क्या होगा, 13 से 16 के बीच में। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति दर्शाई गई है तथा चौथी आकृति के लिए एक स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न आकृति श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम का मतलब होता है जिस क्रम में वो चल रही है आगे वैसे चलना। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए प्रश्न के बाद उपलब्ध उत्तर आकृतियों में से एक आकृति का चयन करें जिससे प्रश्न आकृति के खाली स्थान को प्रतिस्थापित किया जा सकता है। चलो आगे निकल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, क्या हो सकता है, समझने की ज़रूरत है। प्रश्न नंबर 13 से हमें कि क्या हो सकता है, गौर करिए क्या चल रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में। अगर आप देखेंगे तो पहले स्टार टाइप बना हुआ है, इसमें कई खाने दिख रहे हैं, तो एक एक स्थान ये परिवर्तित हो रहा है क्या। जैसे देखिए इसमें पहले देखिए तो ये यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे चला आया, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। तो सेम वही आप काम करिए ना, ये वाला कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला आएगा ना, और ये स्टार वाला यहाँ आएगा। तो यहाँ पे देखिए वृत्त कहाँ बना हुआ, विकल्प नंबर 1 के अलावा तो कहीं मुझे नहीं दिख रहा है भाई। एक ही बार में मिल गया ना 13 का ये। चलिए आइए 14 देख लेते हैं। 14 को भी ढूंढिए, आपके क्या हो रहा है, आप बहुत गौर करेंगे तो 14 आपका एंटी क्लॉक, मतलब इस तरह से आपका घूम रहा हो 45 डिग्री 45 डिग्री, और स्थान परिवर्तित किस तरह हो रहा है कि ये यहाँ चला जा रहा है, ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। 45 डिग्री आप भी इसको परिवर्तित करेंगे तो तिरछा हो जाएगा इधर, मतलब ये वाली आकृति आएगी। बस 45 डिग्री से ही आंसर आ गया, बकिया देखने की ज़रूरत ही नहीं है। विकल्प नंबर डी 14 का। आगे बढ़ते हैं, 15 क्वेश्चन की बारी है, तो 15 क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आइए 15 देखते हैं क्या कह रहा है। 15 में देखेंगे आप हो क्या रहा है, 45 डिग्री का परिवर्तन हो रहा है फिर, और ये वाला पलट जा रहा है,
45 डिग्री का परिवर्तन, ये वाला पलट गया। और 45 डिग्री किस टाइप के घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए भाई। तो ये तो तिरछा आएगा इधर को, तो ये कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे विकल्प नंबर डी दिख रहा है और कोई नहीं दिख रहा है। विकल्प नंबर डी इज़ द राइट। क्वेश्चन नंबर 15 का डी ही सही होगा। आइए 16 देख लेते हैं। 16 जो कि इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन हमारा है ना। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है, 2 लाइन है, 3 लाइन है, 4 लाइन है, 5 लाइन होना चाहिए, जो विकल्प नंबर बी इज़ द राइट। बहुत आसान था ना, आगे चल लेते हैं। आइए और अगला देखते हैं। 17 से हमारा 20 तक का टाइप क्या है। प्रत्येक प्रश्न आकृति के 2 सेट दिए गए हैं, दूसरे सेट प्रश्न चिन्ह है। प्रश्न सेट के 2 प्रश्न आकृतियों में से एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरी चौथी प्रश्न आकृति में भी होना आवश्यक है। उत्तर आकृतियों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति को प्रतिस्थापित करेगा। वेरी गुड, आइए प्रतिस्थापित करेगा भाई। 17 देख लेते हैं ना, 17 की बात हमको कर लेनी है। आइए 17 नंबर देखिए तो क्या देख रहे हैं, सेम आकृति दोनों नज़र आ रही हैं, दोनों आकृति सेम नज़र आ रही हैं। एक बढ़ गया तो ये 4 भुजा है तो 5 भुजा का हो जाएगा। सेम आकृति, विकल्प नंबर डी इज द राइट। 17 का डी सही हो गया। आगे आते हैं और 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। मज़ा आ रहा है आपको? कमेंट करिए, दोस्तों तक शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा ना। इस प्रकार के सलूशन आपको यूट्यूब पर शायद और कहीं नहीं उपलब्ध होंगे। आप तक बातें बहुत क्लियर, कम मात्रा में स्पष्ट करके पहुंचाई जा रही हैं ताकि आप अच्छे से अध्ययन कर पाएँ, कई बार इसको देख सकते हैं। आइए बहुत ध्यान से देखें। 18 नंबर को तो हो क्या रहा है, केवल पलट जा रहा है। देख रहे हैं ये नीचे के पार्ट में था, ये आकृति जो इस प्रकार की आकृति बनी है नीचे के पार्ट में। अगले फिगर में कहाँ चली गई, ये ऊपर के पार्ट में। और ये जो बना हुआ था यहाँ, ये चला आया नीचे के पार्ट में। मतलब हो क्या रहा, स्थान में परिवर्तन। ये इधर था, थोड़ा सा इधर चला जा रहा है ना, आप देख रहे होंगे ना। तो ये अगर इस बार इधर है तो ये किधर आएगा, इधर आएगा, ठीक, पलटेगा और नीचे आएगा। तो नीचे में तो कौन दिख रहा है मुझे, ये तो बिल्कुल नहीं, ये तो ऊपर में दिख रहा है। नीचे मुझे ये दिख रहा है, सी दिख रहा है, डी दिख रहा है। और तीर के चिन्ह की बात करें, तीर का चिन्ह अपने ही जगह पर पलट जा रहा है, अपने ही जगह पे क्या हो रहा है, पलट जा रहा है। जैसे ये तीर का चिन्ह इधर है तो इसमें तीर का चिन्ह यहीं पे रहेगा, मतलब ऊपर जा करके आपको क्या करेगा, पलट जाएगा। तीर का चिन्ह अपने ही जगह पे यहीं पे पलट जाएगा, ये इधर। तो ऐसा तो मुझे केवल विकल्प नंबर डी में नज़र आ रहा है। डी इज़ द राइट। 18 का भी डी ही सही लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। आप देखेंगे बाहर की आकृति वृत्त ही कायम है लेकिन अंदर चतुर्भुज बना दिया, तो अंदर की आकृति बदल गई। और एक क्या हो रहा है कि अगर इसमें बाहर की तरफ तीर था तो अंदर की तरफ आ गया, एक हो गया। तो इसमें भी अंदर की तरफ तीर आएगा और एक बिंदु होगा, आयत ही होगी और आयत के अंदर कोई और आकृति होगी, आयत के अंदर वृत्त। विकल्प नंबर सी को देखिए ध्यान से। तो क्या 19 का सी राइट हो रहा है? मुझे तो सही लग रहा है, 19 का सी ही होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए 20 क्वेश्चन को देख लेते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन हमारा इस टाइप का, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, उसको समझते हैं। कह रहा है कि प्रश्न आकृति को ध्यान से देखें। यहाँ पे इस टाइप से बनाया है, अगले में एक वृत्त बढ़ा दिया है और 2 तीर का चिन्ह किया, और दोनों तीर का चिन्ह बाहर की तरफ। जैसे ये अंदर की तरफ है तो सेम वही काम करेगा, आपका वृत्त है वही रहेगा, अंदर वृत्त बनेगा। 2 ठो आएंगे जो विकल्प नंबर बी में राइट है, और कहीं है भी नहीं, तो सोचने की ज़रूरत भी नहीं। आगे बढ़ लेते हैं, अपना टाइम क्यों बर्बाद करें। आइए निर्देश अगला देखते हैं, जो 21 से 20 तक का। मतलब अब तक मैंने रीजनिंग के 20 क्वेश्चन देख लिए, मतलब आधे पार्ट मैंने रीजनिंग का देख लिया। तो आइए आगे भी देखते हैं कि प्रश्न आकृति के रूप में ज्यामितीय आकृति त्रिभुज वर्ग वृत्त की भाग को प्रत्येक प्रश्न में दर्शाया गया है तथा दूसरे भाग को उत्तर आकृति के रूप में ए बी सी डी में दर्शाई गई है। नीचे की आकृति से ज्यामितीय आकृति को पूर्ण करने वाली आकृति को ज्ञात करें। चलिए आइए ज्ञात करते हैं, अच्छे से देखते हैं, बड़ा फटाफट देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें आपको। देख रहे हैं इस प्रकार से कि जा कर के कौन इस पार्ट में बैठेगा। अगर हम लोग बहुत ध्यान से देखें तो विकल्प नंबर बी को बहुत ध्यान से देखिए आप। विकल्प नंबर बी, 21 का बी मुझे तो राइट लग रहा है, और राइट है तब लग रहा है राइट, ऐसे नहीं लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, बैठाएंगे तो बैठ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, और 22 को ध्यान से देखेंगे तो मुझे तो फिलहाल 22 का
ये तो कभी संभव नहीं है और ये भी नहीं है, ये पार्ट नहीं ठीक लग रहा। विकल्प नंबर ए इज़ द राइट। 22 का भी ये हो गया। देखते रहिएगा, दोबारा चला के आप देख सकते हैं। कम समय में आपको मैं सोच रहा हूँ सारे सलूशन दे दूँ। आ जाते हैं यहाँ पे विकल्प नंबर ए, एक बार फिर राइट लग रहा है मुझे, ए ही राइट होगा। तो इसका 24 पे चल लेते हैं ना। 24 का देखते हैं, 24 को ध्यान से देखिएगा, बैठने की बात है। ए तो नहीं होगा, गलत है बिल्कुल ना, ये होगा नहीं, ये तो हो नहीं सकते, ये हो नहीं सकते। विकल्प नंबर बी इज़ द राइट। बहुत नहीं सोचना पड़ा इसमें। आइए 24 के बाद चलते हैं 25 नंबर पे, और 25 भी आप आराम से करेंगे, कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि अगले टाइप का क्वेश्चन आ गया। ये दर्पण प्रतिबिंब लग रहा है ना। प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति दर्शाई गई है तथा उसके बाद ए बी सी डी में चिन्हित 4 उत्तर आकृति दर्शाई गई है। किसी दर्पण के दिश रखे आकृति दर्शन प्रतिबिंब उत्तर आकृति को चुनिए। चलिए भाई देखते हैं। तो ये दर्पण प्रतिबिंब की बात है। चलिए फोकस करते हैं अपने क्रियाकलाप पे और देखते हैं। ओके ओके फैंटास्टिक। तो ये पलट जाएगा वाई, वाई तो पलटा नहीं, पलट गया वाई, वाई पलट गया। टी तो सेम रहेगा, तो सबसे पहले वाई आएगा, जी वाई है सब में, तो कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में यस होगा, वो भी उल्टा होगा, तो किस में उल्टा नहीं है, इसमें नहीं है, तो विकल्प ऐसे ही छट गया। 25 नंबर का एक विकल्प हमने बहुत आसानी से छाट दिया। आते हैं एक को भी पलटेगा तो सेम टू सेम रहेगा। ई और एफ, ई और एफ की बात कर लेता है ना, ई एफ टी वाई ना। तो अगर हम इधर पढ़तेंगे तो वाई आएगा, टी आएगा, ई आएगा, लेकिन इसमें क्या दिया है, सी वाले में एफ दे दिया है, गलत है। वाई आएगा, टी आएगा, ई आएगा, एफ आएगा। विकल्प नंबर ए इज़ द राइट। विकल्प नंबर, इसमें तो ए को ही पलट दिया है ना, पूरा गड़बड़ हो गया। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। 26 क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, झंडा पलट जाएगा बिल्कुल। और ये तो कभी नहीं संभव है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। विकल्प नंबर डी इज़ द राइट। आगे चलें 27। आ जाओ भाई 27 को देख लेते हैं, और 27 का भी जवाब बड़े प्यार से देते हैं, बहुत आराम से। ये यम हो जाएगा, मतलब कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप से नहीं, 1 मिनट, ये इस टाइप से बनेगा, ये कुछ इस टाइप से ना, कुछ इस टाइप से लग रहा होगा। कौन सा, 20 जैसा लग रहा है ना, हम एग्जैक्ट थोड़ा बना नहीं पाते हैं। आगे चलते हैं, विकल्प नंबर बी राइट होगा 27 का। 28 पे आते हैं, ये पूरा पलट जाएगा, ये वाली आकृति आपकी इधर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा। ये तो संभव नहीं है, ये भी नहीं संभव, ये भी नहीं संभव है। विकल्प नंबर बी इज़ द राइट। 28 का बी विकल्प राइट होगा। आगे चल लेते हैं, और अगले टाइप में एंट्री मार दी है हमने। कौन सा निर्देश है हमारा, 29 से 32 तक का। प्रत्येक प्रश्न आकृति में दर्शाए गए कौन सा, कागज़ के टुकड़े पंच किए, मतलब कट वाला है ना, फोल्ड। चलिए आते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 से कहानी कहाँ शुरू है। जी आइए, क्वेश्चन नंबर 29 की कहानी यहाँ शुरू है। आइए 29 नंबर देखते हैं। ये प्रश्न है उत्तर आकृति, यहाँ पे तोड़ा है तो सिंपल सी बात है, इसको इधर खोलेगा तो एक आकृति बनेगी। और कहाँ आकृति बन रही है, मतलब ये ऐसे ऐसे ऐसे, और यही और पूरा होगा तो थोड़ा सा बड़ा होके ऐसे ना, ऐसे ऐसे कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ये तो आकृति यहाँ पर बनेगी पूरा, यहाँ पे, और यही पलट के कहाँ बनेगी, यहाँ पर भी बनेगी। मतलब विकल्प नंबर सी कुछ हमको सही लग रहा है। कुछ क्या सही लग रहा है, सही लग रहा है जी, बिल्कुल राइट है। आगे चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 और 29 का सही हो गया। 30 देखते हैं। यहाँ पे कट का चिन्ह लगाया है, सिंपल सी बात है, ये कट का चिन्ह यहाँ पे लगाया है, और इसको चूँकि इधर खोलेगा तो ये कट का चिन्ह थोड़ा सा और बड़ा होगा, थोड़ा सा और बड़ा हो गया। और इसको इधर खोलेगा तो ये कट का चिन्ह यहाँ पर भी आएगा, खोलेगा तो फिर कट का चिन्ह यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। ओके, तो विकल्प नंबर, आप कहाँ जा रहे हो, डी में जा रहे हो ना। विकल्प नंबर डी, विकल्प नंबर डी इज़ द राइट। विकल्प नंबर डी इज़ द राइट। आगे चलते हैं।
31 की बात करते हैं प्यारे। 31, एक तो बात क्लियर है कि 31 में 4 कट के चिन्ह होंगे किनारे किनारे और 4 गोले भी बनेंगे, और गोले तो बने हैं सब में, लेकिन इस प्रकार का कट का चिन्ह नहीं होगा। पहली बात तो ये यहाँ पे नहीं बनेगा, इस टाइप का बनेगा, इस टाइप का बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। अब रह गई बी और सी में कहानी है, गोले की बात है। गोला बी और सी में गोले की बात करें तो गोला थोड़ा सा दूर बनेगा, और इसमें गोला काफ़ी नज़दीक कर दिया, ये भी नहीं हो सकता। विकल्प नंबर बी इज़ द राइट। 31 का बी विकल्प राइट हो जाएगा। 32 पे आते हैं। 32 कह रहा है कि ऐसा कुछ बन रहा है, तो आगे अगर इसको खोलेगा तो ये कुछ बड़ा बनेगा, और एक यहाँ पर भी आधा बनेगा, और यहाँ जाएगा तो ये भी पूरा हो जाएगा, ठीक। और ये चीज़ को पूरा खोलेगा तो ना, पहले तो यहाँ बना, ठीक है, ये पूरा यहाँ बनेगा। जब इसको ओपन कर देगा तो, और यहाँ पे बनेगा आधा, और जिसको ओपन करेगा तो ये यहाँ पूरा और यहाँ पूरा, और ये चीज़ यहाँ पर भी बनेगी, और ये वाली चीज़ यहाँ पर भी बनेगी। मतलब कि एक ऐसी आकृति, एक ऐसी आकृति, एक ऐसी आकृति और एक ऐसी आकृति कुछ इस टाइप से बननी चाहिए। लो भैया, ये दिख रहा है, इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं बी और सी, लेकिन बी इज़ द राइट होगा। बी राइट होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ना आधा लग रहा है, पूरा नहीं लग रहा, और ये पट होना चाहिए, खड़ा लग रहा है, तो ऐसे भी नहीं, ये सही होगा। चलिए आगे चलते हैं, निर्देशन देखते हैं। 33, 33 से 36। प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न आकृति दी गई है तथा ABCD है। चिन्हित 4 आकृतियों में से उत्तर आकृति उस चयन करें जो प्रश्न आकृति में उपलब्ध कटआउट से बनाया जा सकता। मतलब 4 कटआउट या 3 कटआउट जो हमको दिए गए उससे हमको क्या करना है, बनाना है। ओके, गौर कीजिएगा, ये 2 ठो आकृति हमारी समान लग रही है ना, तो यहाँ पे मिल रही है, और ये त्रिभुज यहाँ मिल रहा है, और ये किनारे मिल रहा है, मतलब विकल्प नंबर ए इज़ द राइट। कहीं सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। आइए आगे बढ़ते हैं। 33 के बाद 34 का नंबर आता है, सबको पता है, तो 34 को ही देखते हैं। देखो 34 भैया कह रहा है इस प्रकार की आकृति कहाँ पे मिलेगी रे बंदे। ए में ही ध्यान दीजिए, बकिया में मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा, ए में ही ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। लेकिन ये पलट के थोड़ी बनी होगी, ये वाली आकृति यहाँ पे पलट के है, इस वाले में पलट के है, और ये वाली आकृति नीचे है, और ये यहाँ पे। विकल्प नंबर ए इज़ द राइट। 34 का भी ये सही है। 35 में देखते हैं ना, 35 ये दोनों तो मिल गए यहाँ पे, ए में ही ध्यान दीजिएगा। और ये वाली भी आकृति है, अगर इसको आप पलटेंगे ना, इसको आप पलटेंगे तो ये भी आकृति मिलेगी। ये छोटा सा है जो कि ये वाला पार्ट है ना, और ये बड़ा करके ऐसे है, और यहाँ से ये कट का चिन्ह है ना, यही होगा। विकल्प नंबर ए इज़ द राइट। 35 का भी यही सही लग रहा है मुझे। आगे चलते हैं, 36 देखते हैं। 36 आ जाओ भाई। 36 दो आकृतियाँ सेम हैं। 36 ये नहीं हो सकता। ये कुछ आकृति यहाँ पे लग रही है 36 के ए में अगर चेक करें तो। ये आकृति जो यहाँ पर भी लग रही है, थोड़ा सा तो सेम लग रहा है। ये तो नहीं हो सकता, मतलब सी और ए को ध्यान से देखें, सी और ए को ध्यान से देखें। सी और ए को ध्यान से देखने पे क्या लग रहा है,
सी और ए को ध्यान से देखने पर 36 ये 2 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। अब मुझे तो त्रिभुज नहीं चाहिए, कुछ चतुर्भुज टाइप की आकृति चाहिए। ये देखिए आकृति जो यहाँ पे बन रही है किनारे पर, ये चतुर्भुज, मतलब विकल्प नंबर सी राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ा ध्यान देने के बाद ये पता चला, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। आते हैं 37 का 40 देखते हैं। लास्ट टाइप के हमारे क्वेश्चन है जिसमें छिपी हुई आकृति ढूंढनी है। मतलब ये दिए गए विकल्पों में नीचे कहाँ छिपी है, ढूंढो ढूंढो। आसान नहीं होगा ढूंढना, ढूंढिए कहाँ पे है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप लोग भी ना। बड़ा अगर आप इतने नीचे में देखो ध्यान से, इतना ही में केवल नीचे वाले पार्ट में, और इधर से कुछ ऐसे करके देखोगे तो मुझे लग रहा है कि इसी में ये फिगर बनेगा। बाकी मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा है जिस टाइप का ये फिगर बना हुआ है, समझ रहे हो? देख लेना, अच्छा क्वेश्चन है लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। 38 को ध्यान से देखो। को ध्यान से देखोगे तो विकल्प नंबर सी में यहीं पे है, ठीक है, यहीं पे राइट है। मैं थोड़ा सा पतला पेन नहीं है, नहीं तो वरना आपको बता देता। ये नीचे की लाइन से शुरू होगा, यहाँ जो छोटी लाइन दी गई है, और यहाँ फिर यहाँ ना, मतलब यहाँ से ये लाइन शुरू करेगा और यहाँ चला जाएगा, और यहाँ से नीचे से उठाओ ना, नीचे से उठाओगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा और फिर इसको आके इसमें मिला देगा। कुछ इस टाइप की आकृति आपकी बन रही है, समझ रहे हैं? विकल्प नंबर सी इज़ द राइट। आगे बढ़ते हैं और विकल्प नंबर क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन 39 देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। ये सी में 39 को ध्यान से ढूंढो कि सी में ये बड़ा सा लाइन बता रहा है कि यही आंसर हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ आके ऐसे हो जा रहा है। विकल्प नंबर सी इज़ द राइट। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। और लास्ट हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन, मज़ा आ गया ना। लास्ट हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है जो कि मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, ठीक है, मज़ा आ गया। तो विकल्प नंबर ए में ही नज़र आ रहा है, देखो ऐसे ऐसे और ये, तो विकल्प नंबर ए इज़ द राइट। इस प्रकार से दोस्तों हमने रीजनिंग के 40 के 40 क्वेश्चन सही कर लिए। 2 क्वेश्चन हमको इसमें थोड़े से ठीक ठाक मिले थे, बाकी क्वेश्चन आप नॉर्मली कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं और मैथ के पार्ट को देखेंगे। अब आइए अब देखते हैं मैथ का पार्ट, और मैथ के पार्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा जो होगा वो समझते हैं क्या है ना। देखिए मैथ के पार्ट में ये क्वेश्चन जो आज का उठा लिया, ये रोमन अंक से उठा लिया। नंबर सिस्टम के अंतर्गत ये भी आता है, रोमन अंक भी हमारा आता है। तो हो सकता है कि आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सके। कह रहा है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को रोमन अंक संख्या में कैसे लिखेंगे। तो मतलब कौन लिखा है इसमें, तो 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 9। और आप जानते हैं 1000 को हम यम से लिखते हैं, अगर यम के पहले सी बना दिया तो 900। अब 99 चाहिए, तो 99 के लिए हमें क्या चाहिए, 90 चाहिए। 90 कैसे बनता है, एक्स सी से बनता है, और 9 कैसे बनता है, आई एक्स से बनता है। ढूंढ लीजिए कहाँ है विकल्प में, विकल्प नंबर सी इज़ द राइट। ज़्यादा परेशानी नहीं हुई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं जो 42 नंबर पे आपका दिख रहा होगा। कह रहा मान लीजिए कि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना और सी बराबर इतना है, तीनों भिन्न हैं, भिन्नों में कौन सा सत्य है। मतलब आप समझ रहे होंगे कि 11/13 और 13 कितना है भाई, 14, और आपका एक है 15/17। अगर इसको थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए मैं कहूँ कि इसको थोड़ा सा भूल जाइए आप, तो देखिए इन दोनों में एक रूल लग रहा है। क्या रूल लग रहा है कि इसमें अंतर 2 का है, इसमें भी अंतर 2 का है, 2 का अंतर है ना। अगर अंतर बराबर रहता है तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो भिन्न बड़ी होती है, जिसका छोटा होता है छोटा। मतलब इन दोनों में तो ये बड़ा हो गया,
ये बड़ा हो गया। इन दोनों में आपका ये वाला बड़ा हो गया। अब इन दोनों की बात कर लेते हैं, तो तिर्यक गुणा कर लीजिए। इसमें क्या कर लीजिए, तिर्यक गुणा करेंगे तो 17 तियां 51, 17 तियां 51 को 1 हासिल कितना होता है 5, 17 तियां 51 को 1 हासिल हो गया 5, 17 एकम 17 और 5 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 22। यहाँ पे कर लेंगे 14 पचे 70 और 14 एकम 14 और 7 कितना होता है 22, 14 और 7 सॉरी 21, 14 7 कितना होता है 21, 14 7 कितना होता है 21। ओके, समझ गए होंगे बात। 14 पचे 70 हासिल 7, 14 एकम 14 7 21, ये 210 है, ये 221 है। मतलब इन दोनों में ये बड़ा है, मतलब ये सबसे बड़ा है भाई, इससे बड़ा ये है और इससे भी बड़ा ये है। इससे बड़ा तो ये हो गया था और इससे बड़ा, मतलब आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि सबसे छोटा ये हो गया, इससे बड़ा है 15/17 और इससे बड़ा है 13/14। तो विकल्प नंबर कौन सा दिख रहा होगा, विकल्प नंबर ए इज़ द राइट, विकल्प नंबर ए इज़ द राइट। आगे बढ़ें। अच्छा सा एक प्यारा सा और क्वेश्चन है जो कि नंबर सिस्टम से ही कहा जाएगा और ये बड़ा अच्छा है। इसमें कैलकुलेटिंग और दिमाग भी थोड़ा सा लगाना है कि ए की वैल्यू इतनी, बी की वैल्यू इतनी हो तो निम्न में से कौन ए और बी के बीच में स्थित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मतलब ए का वैल्यू आप देख रहे होंगे यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है। नंबर सिस्टम पे जाते हैं तो बीच में 0 आता है, इधर जाते हैं तो +1 +2 +3 ऐसे, इधर जाते हैं -1 -2 -3, कुछ इस प्रकार से आता है। तो ये जो वैल्यू दी गई है, अब बात समझ पाए होंगे कि ए की वैल्यू जो दी गई है -3/4, इसको अगर मैं भाग दूं तो आ जाएगा -0.75। क्लियर है। उसी प्रकार से बी की वैल्यू जो दी गई है हमको 5/6, अगर इसमें मैं भाग देने की कोशिश करूं तो 6 × 8 = 48, 2 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे मतलब दशमलव बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 0, तो 36 18 मतलब 8.83। ये प्लस में है और ये माइनस में। अब ध्यान दीजिएगा, अगर इसको मैं चेंज करूं तो यह आ जाएगा -0.4 -0.4। तो 0.4 का ध्यान दीजिए क्या करेगा, 0.4 तो 0.75 से पहले ही आ जाएगा ना। जब नंबर लाइन पे हम जाएंगे, मान लीजिए 1 से भी कम है, यहाँ पे 1 है तो मान लीजिए कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे ही आपका होगा क्या 0.75। ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट। आपने इसको देख लिया कि इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी 0.75 माइनस में, और इसकी वैल्यू कितनी थी 0.83। बकिया इसकी वैल्यू को हम ए वाले की वैल्यू देखें तो ये आ रहा है -0.4, 5 × 24। इसका देखें तो ये आएगा -9 से भाग दीजिएगा 7 में तो 9 × 7 = 63 और 9.77 आ रहा है, और ये तो 0 है तो बीच में पड़ेगा ही, ये आ जाएगा, भाग देंगे तो -0.5। क्लियर है। तो आप देखिए 0.7 ऐसे का जब इसको नंबर लाइन पे जाएंगे यहाँ पे 0, तो कहीं यहाँ मान लीजिए 0.75 होता है माइनस वाला, और यहाँ पे कहीं होगा ये भी 1 से कम ही है, तो यहाँ मान लीजिए कि 1 यहाँ पे आता है, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। अगर यहाँ पे आता है 0.83 तो बीच में 0 तो आ गया, ये तो हो नहीं सकता। अब बात करते हैं 0.4 की, तो 0.4 भी माइनस में जब जाएंगे, इधर माइनस में तो कहीं इधर ही आ जाएगा, 0.5 ही इधर ही आ जाएगा, कहीं आ जाएगा ना। लेकिन दशमलव जो माइनस दिया गया है -0.77, ये तो 0.75 के बाद में आएगा, तो पहले तो आया नहीं। जब ये पहले नहीं आया, ये कहीं इधर आएगा ना 0.77, जब इधर आएगा तो बीच में आया नहीं, इसलिए आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा बी। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, आपको कितना समझ में आएगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, नहीं आया हो तो फिर बताया जाएगा, बस कमेंट आपका आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं प्यारे, और अगला क्वेश्चन नंबर 44, बढ़िया समझने की कोशिश करिएगा। निम्न में सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। स्टार्टिंग में देखेंगे तो 53 है सब में, नंबर पहले गिन लीजिए सब में कितना है 1 2 3 4 5 6 7, सब में 7 ही अंक है, सब में क्या है 7 अंक है। तो स्टार्टिंग के देखिए 2 अंक 53
53 53, इसमें 55 है तो ये तो होगा नहीं, छोटा ढूंढा तो ऐसे ही एक तो कट गया, विकल्प नंबर डी कट गया। चलिए आते हैं, 2 अंक सबका बराबर हो गया तो 2 अंक सबको हटाओ। इसके बाद आओ, देखो 53 फिर इसमें है, इसमें 55 है तो ये कट गया। अब ये 35 है तो सबसे छोटा हो गया ना, 53 से भी छोटा 35 हो गया, इसलिए विकल्प नंबर सी इज़ द राइट। आगे बढ़ेंगे ही नहीं, कैसे कंपेयर किया, एक एक डिजिट से कंपेयर मैंने कर दिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। 5, 10 और 35 का सबसे छोटे सार्व गुणनखंड, मतलब लॉसा, 5 का, 10 का और 35 का लॉसा क्या होगा, 5, 10, 35 का लॉसा प्यारे आपको सबको पता है कि 5, 10, 35 का जो लॉसा होगा वो हो जाएगा 70। सार्व गुणनखंड करा सबसे बड़ा तो 5, 10, 35 का मौसा बोलेगा तो कितना मौसा हो जाएगा, तो मौसा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 5। और कह रहा अंतर बताओ, तो 70 में से अगर 5 घटा ले तो 65 आएगा। क्लियर है, चलो आ जाओ, विकल्प नंबर डी इज़ द राइट। आगे बढ़ते हैं और एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मुझे नज़र आ रहा है, 105 की गुणनखंडों की संख्या। बहुत अच्छा है, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन मिले तो पहले उसकी अभाज्य गुणनखंड करिए आप। जब गुणनखंडों की संख्या पूछे तो अभाज्य गुणनखंड, जैसे ये 3 से कटेगा, 3 से काट लीजिए आप, ओके, 3 से आप इसको काट लीजिए, 3 से काटेंगे, 3 से जब मैंने काटा इसको तो आपको दिख रहा होगा, 3 से जब मैंने काटा तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3 3 के 9, 3 बचे 15, 35। फिर 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे और फिर 7 से काट लेंगे। ये अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंडों को लिख लें, 3 गुणते 5 गुणते 7। चूँकि 3 एक बार आया इसलिए इसका पावर 1 होगा, 5 एक बार इसलिए 1 होगा, 7 एक बार आया इसलिए 1 होगा। अब जो अभाज्य गुणनखंडों को लिख लिया और उनको पावर के रूप में भी लिख लीजिए, तो जो इनके पावर आए हैं अब क्या करना है, मैं चल रहा हूँ गुणनखंडों की संख्या निकालने यहाँ पे। जब गुणनखंडों की संख्या यहाँ पे आप निकालेंगे, गुणनखंडों की संख्या यहाँ पे निकालेंगे तो यहाँ पे एक ही काम आपको करना है कि जो पावर है उसको आपको 1 बढ़ा लेना है। जैसे इसका पावर 1 है तो इसको 1 बढ़ा लेंगे तो क्या हो जाएगा 2। इसका भी पावर 1 है, बढ़ा लेंगे 2, अगर 2 होता तो 3 कर लेते। इसका भी पावर 1 है तो 1 बढ़ा लिया तो 2 हो गया, 2 दूना के 4 दूना के 8, यही 8 हमारा आंसर होगा। मतलब इसके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। मतलब कुल गुणनखंडों की संख्या इसकी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी प्यारे, कि गुणनखंड हो जाएंगे 8। आगे चलें, बात क्लियर है आपको, तो आइए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 46 के बाद क्या आता है, 47। 47 एक बड़ा क्वेश्चन है जिसमें बहुत ध्यान से और सॉल्व करना पड़ेगा आपको। चलिए, ये एक बड़े कोष्टक में है तो ये अलग सॉल्व करेंगे, ये एक अलग उससे है और बीच में डिवाइड का चिन्ह है तो इसको अलग। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखिए 1/2 हो गया, का चिन्ह है तो गुणे है, 3 चौको 12, 1 13 हो गया, 13/3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 13 एकम 13 और 13/3 दूना के 6। क्लियर रखिएगा, 13/6 याद हो, कहीं लिख लीजिए इसको कि 13 के कितना आ रहा है, 3 चौको 12, 1 13 एकम 13, 3 दूना के 6, 13/6 ये आ रहा है। इसको रख लेंगे, बाद में डिवाइड करेंगे जब इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो अब आइए 13/6 हमको याद होना चाहिए कि इसका वैल्यू कितना आया है, 13/6 आया है। ठीक है, 13 कितना आया था, 6। उसको कहीं पे आप लिख जरूर लीजिएगा। हम यहाँ पे कोने में लिख देते हैं छोटा सा, फिर सॉल्व करते हैं 13/6। चलिए इसको छोड़ देते हैं। अब इसको जब सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले रेखा कोष्टक खोलते हैं। कोष्टक में भी क्या आता है, 4 प्रकार के कोष्टक होते हैं, रेखा हो गया, छोटा हो गया, मझला हो गया, बड़ा हो गया। तो सबसे पहले रेखा कोष्टक के अंदर का काम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले किस कोष्टक के अंदर का काम करते हैं, रेखा कोष्टक के अंदर का काम करते हैं प्यारे। चलिए, तो इसमें आप क्या देख रहे हैं, रेखा कोष्टक में 1/4 माइनस 1/6। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या लेंगे आप, 12। 4 तिहाई 12 होता है और 6 दूना के 12 आ जाएगा 1/12। चलिए इसको भी हटा दिया मैंने यहाँ से, मतलब इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/12 लिख सकते हैं। आके इसको हटा देते हैं बैक क्या करके, ओके, 1/12 आपका आ गया प्यारे, वेरी गुड, इस बात को समझ गए आप। अब इस पार्ट को देखें ध्यान से, छोटे कोष्टक में आ जाते हैं। मतलब रेखा कोष्टक की बात हो गई, 2 दूना के 4 1 5, मतलब ये 5/2 है और ये आया था 1/12, ये वाला आया था 1/12। बीच में माइनस का चिन्ह तो घटा ही लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम 12, 2 छक्के 12, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 पच्चे 30, 2 छक्के 12 तो 6 पच्चे 30, माइनस यहाँ पे होगा 12 एकम 12, 1 एकम 1, ये हो जाएगा आपका 29/12। कितना हो जाएगा, 29/12। चलिए छोटा कोष्टक भी खुल जाएगा यहाँ पे। और इसके पहले 1/2 दिया है तो 1/2 का इसमें गुणा करना होगा, ध्यान दीजिएगा। मतलब इतने का सलूशन आ गया 29/12। कितना आ गया, 29/12।
इसमें मैं कितने का गुणा कर लूँ, 1/2 का, 1/2 का अगर गुणा कर लूँगा तो ये हो जाएगा 29/24। कितना हो जाएगा, 29/24। क्लियर है, 29/24। चलिए 29/24 यहाँ पे मेरा आ गया यहाँ तक का मान। अब इसमें से घटाना कितना है, 1 सही 1/4। फिर आते हैं 4 एकम 4 1 5, 5/4 हो जाएगा, 5/4 यहाँ लिख देता हूँ, 5/4 माइनस 29/24, 29/24। एक एक क्रियाकलाप मैं कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा गौर करिएगा। यहाँ पे 24 एलसीएम आ गया, 4 छके 24, 6 पच्चीस 30, 24 एकम 24, 29 एकम 29, मतलब 1/24। यहाँ पे आपका आंसर आता है 1/24। बहुत प्यार से यहाँ तक आपने सॉल्व कर लिया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक का सलूशन मेरा है 1/24, 1/24। इसके पहले भाग का चिन्ह है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 चौक 4 3 12 1 13, 13/4 और ये भाग को गुणे में बदलेंगे और ये वाला मान पलट जाएगा 24/1। 4 छक्के 24 यहाँ पे हो जाएगा और कुछ नहीं काटना, 13 छक्के 78, कितना हो गया 78। अब ध्यान दीजिएगा, ये सॉल्यूशन मेरा कितना आया था, आपको याद होगा तो याद होना चाहिए। कितना आया था, 13/6 आया था। कितना आया था, 13/6। लेकिन यहाँ पे भाग को अगर गुणा में बदलेंगे तो 6/13 हो जाएगा। तो 13 छक्के कितना होता है 78 और 6 में कितना हो जाएगा 36। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो बिल्कुल, आप लाइक नहीं किए हो तो लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए कि सर क्वेश्चन नंबर 47 समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो दोबारा बैक जाइए, फिर से एक एक लाइन देखिए मेरी, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और ये क्वेश्चन नंबर 47 का बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कितना आंसर आएगा 36। बहुत बढ़िया से मैंने बताने की कोशिश की। जगह न होने के बावजूद, सारी सुविधाएँ ना होने के अनुसार भी हम इन अभावों में पढ़ लेते हैं और ये आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है अच्छे तरीके से। आते हैं यहाँ पे है 12, 16 और 56 का मौसम। मैंने बताया था मौसम में जो पास के 2 नंबर होते हैं उनका अंतर कर लेते हैं। तो 4 आया, 4 से 12 भी कटता है, 16 भी कटता है, 56 भी कटता है, इसलिए विकल्प हमारा हो जाएगा सी इज़ द राइट। मौसम बहुत आसानी से आप निकाल लिए। आगे चलते हैं, यक्स का यहाँ पे कह रहा है कि सरल कीजिए, इसको सरल करके यक्स की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, यक्स गुणते हो जाएगा 35 बटे कितना, प्रतिशत हटाएंगे तो 35/100 बराबर इधर जाएंगे 105 है। का मतलब सबको पता है कि गुणा होता है तो 2/3 है और यहाँ पे प्लस 70 है तो 70 भी लिख लेते हैं। 3 से काट लेंगे, यहाँ पे 3 3 के 9, 3 5 35 दूना के 70, 35 का गुणा 2 में होगा तो 70 और ऑलरेडी 70 प्लस में है तो 70 70 140 और यहाँ पे हो जाएगा यक्स गुणते 35 बटा कितना 100। 35 से काटेंगे तो 35 चौक को होता है 140 और गुणा कर देंगे तो x = 2 आ जाएगा। 4 में 100 का गुणा तिर्यक गुणा होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 400। बोलो समझ में आ गया। तो विकल्प नंबर डी इज़ द राइट। 49 का विकल्प नंबर डी हमारा सही होगा, जो कि आंसर हमारा है 400। एक और सेम टाइप का क्वेश्चन उठा के हमको फिर दे रहा है, कह रहा है सेम टाइप का क्वेश्चन एक और है, फिर सॉल्व करो आप, जिसमें x की वैल्यू फिर लग रहा है हमको निकालना है। कह रहा है यदि 25/2 का x% इतना, अच्छा कुछ इस टाइप से दिया, ठीक है। 25/2 का मतलब गुणा x% का मतलब होता है x/100 बराबर हो जाएगा 150, ठीक है। अब ये देखिए 25 चौक को 100 यहाँ पे भी काट सकते हैं और 2 चौक को 8 गुणा करेंगे तो 8 होगा और 8 का तिर्यक गुणा इधर हो जाएगा तो x = हो जाएगा 150 × 8, 15 × 120 और एक 0 लगा देंगे तो हो जाएगा 1200। विकल्प नंबर बी इज़ द राइट। विकल्प नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ें और आगे देखने की कोशिश करते हैं। 51 आगे बढ़ने की क्या कोशिश करते हैं, 51 क्वेश्चन है। कह रहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 5/8 है। विक्रय मूल्य मतलब SP और लागत का मतलब होता है CP और CP का कितना कह रहा है 5/8। ध्यान दीजिएगा 8 है तो लाभ प्रतिशत बताइए। थोड़ा देखिए CP को इधर लाइए तो ये देखिए SP/CP बराबर हो जाएगा 5/8। मतलब क्या समझ पाए आप, ये तो हो रहा है। कह रहा है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 5/8 नहीं है, सॉरी 8/5 है। गड़बड़ हो गया ना मुझसे, थोड़ा सा देख लिया ना आपने, ऐसे ही गड़बड़ होता है। ये होता है 8/5 क्योंकि मैं देखा था वहाँ पे SP छोटा हो गया था तो पकड़ लिया मैंने, लाभ तो हो नहीं सकता। तो SP बटा क्या हो जाएगा CP बराबर अब होगा 8/5। मतलब SP कितना है
अगर आप देखें तो एसपी ऐसे 8 अनुपात है और सीपी का कितना 3 है। तो बताइए इन दोनों का अंतर ही तो प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा 3 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर प्रॉफिट 3, सीपी हमारा कितना होगा यहाँ पे 5 गुणे कितना होगा 100। अनुपातिक चीज़ों में बड़ा आसान हो जाता है लगाना। ये हो जाएगा 20 और 20 तिहाई हो जाएगा 60, मतलब का परसेंट 60%। विकल्प नंबर डी इज द राइट। मैंने क्या किया, जो इसने कहा वही लिख दिया। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब एसपी सीपी का 8/5 कर दिया, सीपी और एसपी का अनुपात निकाला तो 8/5, मतलब एसपी यहाँ पे 8 है तो सीपी 5 है। दोनों का अंतर जो होगा, क्योंकि एसपी ज़्यादा है इसलिए प्रॉफिट होगा, 3 का प्रॉफिट हुआ कितने पर 5 पर, क्योंकि सीपी 5 है तो प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणे 100 कर दिया, काट दिया, 60% आंसर आ गया। विकल्प नंबर डी राइट हो गया। आगे बढ़ें और क्वेश्चन नंबर 52 को भी देखेंगे। यदि 1 रुपया 60 वर्ष में साधारण ब्याज 9 हो तो वार्षिक प्रतिशत दर पूछ रहा है। चलिए आप जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, एसआई बराबर क्या जानते हैं, पीआरटी बटा 100। तो एसआई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 बराबर पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो पी की वैल्यू 1 रुपया दिया है। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर तो पूछ रहा है। टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 वर्ष बटा कितना हो जाएगा 100। चलिए 1 0 से 1 0 को काट लिया, कोई दिक्कत। 2 से काटते हैं 2 तिहाई 6 और 2 से काटते हैं 2 5 10। 3 से ऊपर काट लेंगे, 3 3 9 और ये 5 का तिरिया गुणा कर लेंगे तो आर बराबर आ जाएगा 15%। बोलिए आर बराबर कितना हो रहा है 15%। कहीं है, विकल्प नंबर सी इज द राइट। आगे बढ़े, मज़ा आया। 52 तक हमने लगा लिया। आइए 53 क्वेश्चन को देखते हैं। 53 हमारा क्या कह रहा है, बड़ा ध्यान से देखेंगे। ताजी मछली का वजन सूखने के बाद 1/3 हो जाता है। मतलब अगर x kg का कोई ताजी मछली है, अगर इसको सुखा दे रहे हैं तो 1/3 मतलब x/3 हो जा रहा है। एक ताजी मछली का वजन 2 किलो है, तब 15 सूखी मछलियों का वजन किग्रा में है। कह रहा है एक ताजी मछली का वजन 2 kg है तो 15 सूखी मछलियों का पूछ रहा है। एक ताजी मछली का वजन 2 kg है तो 15 ताजी मछली का वजन कितना हो जाएगा, पहले ये निकाल लें। 15 सूखी का पूछा है तो 15 ताजी का निकालो, 15 दूना के 30। अगर 30 x की वैल्यू है, 30 x की वैल्यू है तो x/3 का क्या होगा, 30 बटा सूखने के बाद यही ना होगा 10, कितना होगा 10 kg। विकल्प नंबर बी इज द राइट, 10 kg। 53 का विकल्प नंबर बी आपका एक बार फिर से राइट हो जाता है। मज़ा तो आया होगा आपको। तो आगे बढ़ लेते हैं और अपना क्वेश्चन देखते हैं। अगला एक प्यारा सा क्वेश्चन और दिया हुआ है। चलिए, निम्नलिखित में से किसकी लागत अधिक है। 250 प्रत्येक पैकेट वाले 250 रुपया मूल्य है एक पैकेट का, 200 पैकेट का। तो चलिए 200 में 250 का गुणा कर लेते हैं। सबको पता है गुणा आसान होता है। 3 0 हटा दीजिए, 25 दूना 50, 50 के पीछे 3 0 चिपका देंगे तो कितना हो गया 50,000। चलिए 250 रुपया है 20 दर्जन। 20 दर्जन का मतलब होता है, एक दर्जन का मतलब 12, तो 20 दर्जन का मतलब 12 दूना के 24, 240 ना। 240 250 में गुणा करना है तो 250 में 240 का गुणा करेंगे। ऐसे भी देख लो यहाँ पे 250 में 240 का, यहाँ पे 200 में 250 का गुणा किए थे। अगर ये दोनों में कॉमन है तो ये तो 200 कम है, ये 240 क्या है ज़्यादा है। तो ऐसे ही हमको पता चल गया कि हमारा कौन ज़्यादा होगा, पहला वाला कि दूसरा वाला ज़्यादा होना चाहिए। लिखा है पहला और दूसरा दोनों बराबर हैं, गणना नहीं किया जा सकता है। पूछा है कौन किसकी लागत अधिक है ना, यहाँ पे पूछा है लागत किसकी अधिक हो जाएगी, दूसरे वाले की। विकल्प नंबर डी इज़ द राइट। कौन सा, 54 का डी। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ लेते हैं। चलिए 54 के बाद आता है एक नंबर 55। क्या आता है 55 आता है, आओ 55 भी देखो। लिखा है यहाँ पे कि 4 घनाकार बक्सों की बीमाएं नीचे दी गई हैं, लंबाई चौड़ाई ऐसे करके। लकड़ी के 18,440 घन सेंटीमीटर घनाभों को पैक करने के लिए निम्नलिखित में से किन बक्सों का प्रयोग होगा। इतना घनाभों को पैक करने के लिए निम्नलिखित में से किन बक्सों का प्रयोग होगा। अच्छा, मतलब
जो इसमें से बीमा का तीनों का गुणनफल अगर इसको पूरा पूरा काट देगा वही का उपयोग होगा। चलो आज देख लेते हैं। आप क्या करो, 18,000 पहले का देखो 18,440 है, नीचे आ जाते हैं तो कह रहा है कि घनाकार बक्सों की बीमाएं नीचे दी गई हैं। ऐसे लकड़ी के इतने घन सेंटीमीटर घनाभों को पैक करने के लिए लिखे, मतलब किसका आयतन इसकी जिसका आयतन इसके बराबर होगा उससे पैक किया जा सकता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर 20 गुणते 25 गुणते 18, 25 दूना 50, 18 25 90, 25 दूना 50 होगा 500, 18 25 90 हो जाएगा। ये हो जा रहा है, इससे तो नहीं होना चाहिए। चलते दूसरा देखते हैं। 23 2 दूना के 4, 23 चौक को 92, 23 चौक को 92, 20 9,200 है, तो ये भी नहीं बता रहा है। अगला देख लेते हैं। 22 दूना की 44, 22 दूना की 44, 21 चौक को 84 को 4, 21 चौक को 84, 21 गुणनफल देखिए, पहले वाले का गुणनफल कितना आया 9,000, दूसरे वाले का कितना आ गया 9,200, तीसरे वाले का गुणा हम कर रहे हैं ना, तो 22 दूना की 44, 440 है। 21 का गुणा कर लेते हैं तो 21 चौक 84 को 4 हासिल 8, 21 चौक 84 8 89, 0 हो गया है। एक मिनट, भाई साहब तो गुणनफल किसी का नहीं आ रहा है। 18,440 घन सेंटीमीटर को पैक करने के लिए निम्नलिखित में से किन बॉक्सों का प्रयोग करना पड़ेगा। तो पहले का गुणा जो हमने किया वो कितना आ गया था, 25 दूना के 50 500, 18 पचे के 90, 18 पचे के 90 मतलब 20 25 100, 25 दूना के 50, 18 पचे 90 और 9,000 हो रहा है। तो यही ये पूछ रहा है कि किसको पैक करने के लिए होगा ना। 9,000 आ गया, दूसरे वाले का गुणा किया 9,000, कितना आया था भाई 200 ना, 9,200 आया था। वेरी गुड। अच्छा, तीसरे वाले का गुणा किया था, कितना आया था तीसरे वाले का गुणा किया था तो अभी कितना आया था भाई 9,240। एक मिनट कर लेते हैं। 22 दूना की 44, 21 19 0, 21 चौक 84 को 4 हासिल 8, 21 चौक को 84 8 92 ना, 9,240 ठीक। और चौथा वाला कितना था भाई, चौथा वाले का गुणा कर लेते हैं। 24 दूना के 48, 24 दूना के 48, 480, 19 19 0, 19 8 152 हासिल 15, 19 को 76, 76 और 15 76, 10 86, 86 5 91, 9,120 आ रहा है क्या, 9,120 ठीक, 9,120। तो यहाँ पे कह रहा है कि लकड़ी इतना घनाभों को पैक करने के लिए निम्न में से किन बॉक्सों का प्रयोग करना। ऐसा ना है, यहाँ पे कह रहा है 1 एवं 2, मतलब 1 एवं 2 दोनों को, अच्छा ऐसे है 2 को जोड़ करके अगर इसके बराबर आ जा रहा हो ना तो हो जाएगा सही। 1 मिनट देखिए, दूसरे और तीसरे को, ये दूसरा था ये तीसरा था, जरा इनको जोड़ें, दूसरा और तीसरा को जोड़ने पर आ जाएगा 18,440। दूसरा और तीसरा कहाँ है, विकल्प नंबर सी इज़ द राइट, विकल्प नंबर सी इज़ द राइट जी, बिल्कुल सही। अब समझ में आई बात कि हमको सबका आयतन तो निकालना है। सबके आयतन निकालने के बाद नीचे जो विकल्प पे ध्यान देना है कि 1 और 2 को मिलाएंगे तो 1 और 3 को, 2 और 3 को, 2 और 4 को, तो 2 और 3 को मिला रहे हैं 9,100 ये वाला और
9,200 वाला और 9,240 वाला मिलाने पर आ जा रहा है आपका कितना 18,440। तो हमारा विकल्प नंबर सी कितना हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, मज़ा आ गया, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये, समझने का फेर हो गया था। मैंने सोचा कि दो आंसर सही हो रहे हैं इसमें क्या, लेकिन दो को मिला के बताना था। ठीक है, किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले, अच्छा किसी आयत की लंबाई के बाद देखिए कॉमा दिया है ना, समझना पड़ेगा। 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा का 2 गुना है, मतलब वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 और उसका परिमाप कह रहा है कितना है 80, तो 4 से काट देंगे तो 20, और जो वर्ग की भुजा आ गई वो 20 आ गई, और जो आयत की लंबाई है वर्ग की भुजा की 2 गुनी है, मतलब आयत की लंबाई हो जाएगी 20 गुना के 40। ठीक, तो यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में, तो यदि आयत की चौड़ाई इतना सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल से कितना है, वर्ग के क्षेत्रफल से कितना 10 सेंटीमीटर। चलिए तो इन दोनों का गुणा कर दें हम पहले, 40 और 20, ये पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। वर्ग की भुजा आपको पता चल गई और आयत की लंबाई पता चल गई, चौड़ाई तो 20 दिया ही है, इनका गुणा कर देंगे 4 दूना के 8 तो 8,000 हो जाएगा। और वर्ग की भुजा अगर पता चल गई तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, और यहाँ पे 4 दूना के 800, ये जीरो नहीं आएगा, सॉरी ये जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है, 800 ही है, 4 दूना के 800, तो 800 में से 400 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 400, 400 अधिक है, कितना अधिक है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। विकल्प नंबर डी इज द राइट, किसका 56 का डी। आगे बढ़ते हैं 57 देखते हैं, कह रहा है 57 में कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। 2009 मिलीलीटर 2 लीटर और 9 मिलीलीटर के बराबर है। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है, तो 2 लीटर बराबर 2000, 2009 हो जाएगा, ये तो सही है। 25 शतांश 25/100, शतांश का मतलब क्या होता है 100, 100वां भाग, तो ये भी सही है। 0.57 बराबर है 0.5700 की, ये भी सही है, क्योंकि किसी दशमलव के बाद कोई संख्या और उसके बाद चाहे जितना जीरो बढ़ा लो बात एक ही है, तो भी सही है। 30 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तब 30 सेंटीमीटर के कोई भुजा वाला वर्ग का क्षेत्रफल इतना सेंटीमीटर आयत के क्षेत्रफल के समान है जी। 45 दूना के 90, 45 दूना के कितना हो जाएगा 90 और 2 अंक 0.9 आएगा, और 30 सेंटीमीटर चूँकि ये मीटर में है तो 0.9 इस मीटर स्क्वायर में आया है, तो 4 शून्य बढ़ा देंगे ना, तो 9 के आगे 4 शून्य, अरे इसके आगे 4 शून्य 90 के, तो 3 4 और 2 अंक पे 10 लगा दें, कितना आ गया 9000, और यहाँ पे 30 का वर्ग कितना होता है 900, 30 का वर्ग कितना होता है 900, तो यही विकल्प नंबर डी हमारा सही नहीं है, मतलब विकल्प नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। समझ रहे हैं ना, उसका क्वेश्चन नंबर 57 का डी, क्योंकि जो वर्ग दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल कितना आएगा 900 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है, जबकि आयत जो बना है इसका 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यही बराबर नहीं है, बाकी सब ठीक है, तो विकल्प नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। आगे है 1 किलोग्राम आलू का दाम ₹5 है, तब 3.5 kg आलू का दाम, 1 किलो का दाम 5 है तो 3 किलो का दाम कितना हो जाएगा 15, और आधा kg और 2.5 जोड़ देंगे इसमें, ₹2.5 और तो 17 आ जाएगा ना, 17.5, 17.5, मतलब विकल्प नंबर इज द राइट, ₹17। 59 आते हैं, लास्ट सेकंड मैथ का क्वेश्चन है। गोपी का खेत वर्गाकार है, इसकी भुजा 75 मीटर है। नारायण का खेत आयताकार है, जिसकी लंबाई 85 मीटर है। ज्ञात कीजिए कि किसके खेत का क्षेत्रफल अधिक होगा एवं कितना, जबकि दोनों खेतों का परिमाप बराबर है। अच्छा, परिमाप बराबर, अच्छा सा क्वेश्चन दे दिया ना, मज़ेदार क्वेश्चन है। एक वर्ग है जिसकी 75 है, ठीक है, तो वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा, जो वर्ग का परिमाप होगा वही आयत का परिमाप होगा, तो वर्ग का परिमाप
बराबर आयत का परिमाप। किसका परिमाप? आयत का। चलिए इतना ही लिख देते हैं। तो वर्ग का परिमाप तो पता चल जाएगा 4 गुणे भुजा, लेकिन आयत का परिमाप होता है 2 लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई धन चौड़ाई 4 × 25 को 0, 4 × 7 = 28, 29 = 30, यहाँ पे 300। यहाँ पे 2 लंबाई की वैल्यू दी गई है, कितनी? 85। तो यहाँ से चौड़ाई निकल जाएगी। इस 2 से इसको काट दें तो 150 आ जाएगा, और ये 85 आके इधर से घट जाएगा माइनस में, तो बी की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 15 इधर तो 65 आ जाएगा। बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 65। मिटा दे सब पूरा, तो बी की वैल्यू आ गई 65। बी की वैल्यू आ गई 65, और एल की वैल्यू कितनी है? एल की वैल्यू है 85। तो इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, तो दोनों का गुणा करना होगा। लंबाई गुणे चौड़ाई आपको पता है, तो 85 × 65 ये क्षेत्रफल। और जबकि यहाँ पे वर्ग की भुजा 75 है, तो इसका हो जाएगा 75 × 75। तो 75 का तो 7 × 8 = 56 और 5 × 5 = 25, ये गुणनफल इतना आ जाएगा। ठीक, इनका गुणन कर लेते हैं। 85 का 65 में, तो 5 × 5 = 25 को 5 हासिल, 2 × 5 = 40, 6 × 5 = 30, 40 × 30 = 70, 2 = 72, 6 × 8 = 48, 48 = 56। तो ये भी 56 × 25 है, ये भी 56 × 25 है। कैसे हो सकता है? 5 × 5 = 25 हासिल 2, 5 / 40, 6 × 5 = 30, 70, 2 = 72 हासिल 7, 8 × 6 = 48, 8 × 6 = 48, 50, सॉरी 48, 2 = 50, 55 आएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 55। यहाँ पे गलती हो गई थी हमसे। ये 55 × 25 आ रहा है, ये 56 × 25 आ रहा है, 100 का अंतर आ रहा है, तो 75 वाले का ज़्यादा आ रहा है। 75 किसका है? गोपी का। तो गोपी का 100 मीटर स्क्वायर गोपी का ज़्यादा होगा। देख लीजिए, गोपी 100 मीटर स्क्वायर अधिक है ना। गोपी 100 मीटर स्क्वायर क्या है? अधिक है। 59 आपका जो क्वेश्चन है उसका विकल्प नंबर ए इज़ द राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। मज़ा आया होगा, बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, आनंद तो आया होगा। एक टंकी में 500 लीटर पानी आता है, तो ऐसे 8 टंकियों में कितना पानी आएगा? 8 × 40 और 2 शून्य चिपका देते हैं, 4000 लीटर पानी। आसान सा क्वेश्चन लास्ट में मिल गया आपको, तो मज़ा तो आया। विकल्प नंबर सी इज़ द राइट हो गया यहाँ पे। इस प्रकार से हमने दोस्तों क्या लिया, मैथ के भी हमने 20 क्वेश्चन आपके टोटल देख लिए, और 20 क्वेश्चन सही करने के बाद 25 नंबर मिलेंगे और आप बहुत खुश होंगे। मज़ा आया होगा। सारे क्वेश्चनों को कई बार लगाइए, कॉपियों पर लिख लिख के लगाइए, और ऐसे क्वेश्चन और कहीं मिले तो उनको भी लगाइए। इतना प्रैक्टिस कर लीजिए कि इस टाइप का क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन देख के आपको डर जाए कि ये लगा देगा। ठीक है, आगे चलते हैं और हिंदी के पार्ट को देखेंगे प्यारे। आइए दोस्तों देखते हैं आप हिंदी वाले पार्ट को। हिंदी वाला पार्ट जो हमारा है, ये हमारा लगभग 61 से लेके 80 तक होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, और इनके नंबर भी आपको 25 दिए जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 1.25 के होते हैं प्यारे। आइए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला पैराग्राफ देखते हैं। पैराग्राफ को पढ़ने के साथ साथ इनके सारे आंसरों को आपको स्पष्ट रूप से बताया जाएगा। पहाड़ों से निकलने वाली और समुद्र में मिलने वाली बड़ी नदी के बीच में एक छोटा द्वीप था। एक नदी उस छोटे द्वीप के चारों ओर तेजी से बहती थी, कभी कभी उसके तटों को जकड़ लेती थी। द्वीप इतना ऊंचा था कि नदी उसके ऊपर कम ही जा पाती थी, मतलब नदी का पानी उसके ऊपर बहुत कम जाता था। 20 साल पहले द्वीप में नदी की बाढ़ आई थी और उस समय वहाँ कोई रहता नहीं था, किंतु पिछले 10 वर्षों से वहाँ एक छोटी झोपड़ी खड़ी है, जिसकी दीवारें मिट्टी की और घास फूस की ढालू छत है। यह झोपड़ी एक विशाल चट्टानों के भीतर बनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। भीतर बनी है, इसीलिए इसकी 3 दीवारें मिट्टी की हैं और चौथी चट्टान की है। ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। बड़ी नदी समाप्त होती थी समुद्र में। कहाँ समाप्त होती थी? समुद्र में, क्योंकि पैराग्राफ की स्टार्टिंग में लिखा है पहाड़ों से निकलने वाली
निकलने वाली और समुद्र में मिलने वाली बड़ी नदी समुद्र में मिलती थी। तो कहाँ जाके समाप्त होती थी? समुद्र में। अगला है बहुत बड़ी। बहुत बड़ी के अर्थ में गद्यांश में कौन सा शब्द? एक शब्द आया था विशाल, विशाल चट्टान करके एक शब्द आया था। तो बहुत बड़ी का मतलब होता है विशाल। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे है। तो आगे चलता हूँ और क्वेश्चन नंबर 3 देखता हूँ, मतलब पहले पैराग्राफ का तीसरा। नदी के बीच में क्या स्थित है? नदी के बीच में क्या स्थित है? नदी के बीच में द्वीप स्थित था ना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, मतलब अगला क्वेश्चन जो हमारा है। पिछली बार इस द्वीप में बाढ़ कब आई थी? 20 साल पहले। एक जगह लिखा था आपका 20 साल पहले। मैं दिखा दूँ कि 20 साल पहले एक बार लिखा हुआ था, लिखा है कि 20 साल पहले द्वीप में नदी की बाढ़ आई थी। तो 20 साल पहले आपका आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं, गद्यांश में प्रयुक्त शब्द समुद्र का पर्यायवाची। समुद्र का पर्यायवाची रत्नाकर होता है। रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची है। आगे चलते हैं, गद्यांश दूसरा देखते हैं। माँ ने सबरीना को और कुत्ते को देखा जिसका नाम भालू था। सबरीना बादलों पर मुस्काई और अपने सिर भालू के आगे कर दिया। भालू सोया था। दोनों ही अर्नेस्टो और माँ को भूल गए थे। ठीक वहीं पर पार्किंग के बीचों बीच आइसक्रीम स्टोर के निकट भालू और सबरीना ज़मीन पर लेटे पड़े थे। आगे आइए, पैसेज का शेष भाग यहाँ पे है। एक मिनट, ये है। कुछ देर के बाद, या जो भी लिखा हो के बाद, माँ ने अपना सिर कार से बाहर निकाला। क्या तुम पिकनिक में हो? उसने पूछा। अगर ऐसा हो तो इस पार्किंग से अच्छी एक जगह मैं जानता हूँ। इससे पहले कि कोई तुम्हारे ऊपर गिरे, उस आइसक्रीम बिखर जाए, तुम मेरे साथ आओ। क्या हम भालू को ले जा सकते हैं? सबरीना ने पूछा। वह उछली तो भालू भी उछला। उसका पट्टा नहीं है, इसका कोई घर नहीं है, उसे नहाना है, परंतु ठीक लग रहा है। क्या हम कुत्ते को ले सकते हैं? आगे देखते हैं। मुझे आइसक्रीम चाहिए। अर्नेस्टो ने बस यही कहा। मुझे चॉकलेट कोन चाहिए, मैं खुद लूँगा। अपना हिस्सा उठा लो बच्चा, माँ बोली। तुम या तो आइसक्रीम ले लो या कुत्ता। बहुत अच्छा है पैसेज, आप देख लेंगे। थोड़ा सा मतलब अजीब है, इतना आसानी से समझ में आएगा नहीं। पैसेज का पहला है, लड़का चाहता था चॉकलेट कोन। लड़का क्या चाहता था? चॉकलेट कोन। यहाँ पे दिया हुआ है आइसक्रीम चॉकलेट कोन। यहाँ पर देखेंगे, अर्नेस्टो ने बस यही कहा, चॉकलेट कोन चाहिए, मुझे चॉकलेट कोन चाहिए। तो चॉकलेट कोन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। आगे है, माँ ने उन्हें कहा कि इन्हें चयन कर लो। कोन और आइसक्रीम, सबरीना और अर्नेस्टो, कुत्ता और आइसक्रीम। कुत्ता और आइसक्रीम लास्ट पैराग्राफ में यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे माँ ने कहा कि तुम या तो आइसक्रीम ले सकते हो या कुत्ता। तो कुत्ता और आइसक्रीम में से चुनने के लिए कहा था। आगे चलते हैं। भालू और सबरीना लेटे थे, पार्किंग में लेटे थे। ये राइट आंसर डी राइट हो जाएगा। अगला है, माँ चाहती थी सबरीना उठे क्योंकि गर्मी थी, उसे वहाँ छोड़ने में डर था। वह भालू को ले जाना चाहती थी, कोई उसके ऊपर गिर पड़ता। ये लिखा था पैराग्राफ में, कोई उसके ऊपर गिर जाएगा। भालू एक रोएदार कुत्ता था ना, पहले ही लाइन में क्लियर कर दिया था। यहाँ पे हम लोग पैसेज में पहली लाइन जब पढ़े थे तो लिखा था, माँ ने सबरीना को और कुत्ते को देखा जिसका नाम भालू था। ठीक है, आगे आते हैं। चलिए अगले पैसेज की तरफ चलेंगे, जो कि हमारा तीसरा पैसेज होगा। बड़ा अच्छा सा पैसेज ये भी है। किसी पौधे की स्वस्थ वृद्धि के लिए 60 प्रकार के तत्वों की आवश्यकता होती है। जब पौधे एक ही मिट्टी में वर्षों तक उगाए जाते हैं तो मिट्टी के पोषक तत्व कम हो जाते हैं। इसीलिए कृषक मिट्टी की उर्वरता के लिए अनेक प्रकार के पोषक
कृषकों को मिलाते हैं। जैविक कंपोस्ट उनमें से एक है। गोबर रसोई के अपशिष्ट पदार्थों, पत्तियों आदि से बनती है। वर्मी कंपोस्ट भी जैविक कंपोस्ट का ही एक प्रकार है, जिसका निर्माण एक विशेष प्रकार के, आइए आगे देखते हैं, एक विशेष प्रकार के केचुओं द्वारा किया जाता है। ये केचुए अपशिष्ट पदार्थों को खाकर पलते हैं और उसे पचाने के लिए वे कणिकाओं के रूप में मल द्वारा बाहर निकाल देते हैं। पचाने के बाद वे कणिकाओं के रूप में मल द्वारा। वर्मी कंपोस्ट पोषक तत्वों में बहुत संपन्न होता है। यह केचुए के द्वारा बनाए गए छिद्रों के द्वारा धरती को सांस लेने में सहायता करता है और हवा में उन छिद्रों से गुजरता है। इससे धरती की जल धारण शक्ति अधिक दिन तक रहती है। वर्मी कंपोस्ट स्वयं इन उपयोगी केचुओं की संख्या बढ़ाने में सहायता करता है। वर्मी कंपोस्ट बनाने और केचुओं के बारे में जागृति बड़ी तेजी से फैल रही है, जिससे अंततः सभी कृषकों को लाभ होगा। इससे पूर्व कृषकों के अनुपयुक्त तरीकों के कारण और रासायनिक खाद के प्रयोग के कारण केचुए नष्ट हो जाते थे। आइए देखते हैं, यदि हम वर्षों तक किसी मिट्टी में पौधे उगाते रहें तो मिट्टी हो जाती है दुर्बल और अनुपजाऊ हो जाती है। विकल्प नंबर सी इज द राइट। आगे चलते हैं, केचुओं के बारे में सत्य नहीं है। ये कीड़े मिट्टी के बने होते हैं? ना, ये मिट्टी के नहीं बने होते। तो मतलब यही गलत है, मतलब यही सत्य होगा। ये जैविक अपशिष्ट को खाद में बदल देते हैं? जी बिल्कुल, ये सही बात है। ये धरती की सांस लेने के लिए सहायक है? जी बिल्कुल। ये मिट्टी की जल धारण शक्ति? जी बिल्कुल। मतलब हमारा विकल्प राइट हो जाएगा ए, यही सत्य नहीं है, तो यही सही होगा हमारा। आगे चलते हैं, इस गद्यांश के केंद्रीय भाव हमें यह बताता है कि पौधों को अपनी भोजन मिट्टी से मिलती है। कंपोस्ट के स्थान पर रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट खाद का सर्वश्रेष्ठ रूप है। वर्मी कंपोस्ट का निर्माण फैक्ट्रियों में होता है। कह रहा है इस गद्यांश के केंद्रीय भाव से हमें कंपोस्ट के स्थान पर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। वर्मी कंपोस्ट खाद सर्वश्रेष्ठ रूप है। जी बिल्कुल, विकल्प नंबर सी हमको राइट लग रहा है कि वर्मी कंपोस्ट खाद मतलब जो ये बता रहा है कि यह एक विकल्प मतलब सर्वश्रेष्ठ रूप है, मतलब सबसे अच्छी खाद हमारी है वर्मी कंपोस्ट। विकल्प नंबर आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 73 का कौन सा राइट हो जाएगा? 73 का विकल्प नंबर सी आपका सही होने वाला है, और कोई विकल्प ठीक नहीं लग रहा है मुझे। 73 का सी इज द राइट आंसर। आगे है, देख लेंगे, एक मिनट। आगे देखेंगे 74 नंबर का क्वेश्चन। हम 74 नंबर के क्वेश्चन को आगे देखते हैं प्यारे। आइए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। 74 कह रहा है कि शब्द जैव का अर्थ है जीवित पदार्थों से उत्पन्न। विकल्प नंबर सी इज द राइट। गद्यांश में प्रयुक्त कृषक का पर्यायवाची शब्द है किसान। विकल्प नंबर ए इज द राइट। आगे बढ़ते हैं और लास्ट पैराग्राफ देखते हैं। इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन दिए गए हों लास्ट पैराग्राफ में, और क्वेश्चन पैराग्राफ क्या है देखते हैं। चंद्रमा बहुत पुराना है। यह लगभग 4.5 अरब पुराना है। चंद्रमा की सतह बहुत बड़े गर्त हैं और गड्ढे हैं। यह हानि तब हुई जब उससे चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़े करोड़ों वर्ष पूर्व टकराए। चंद्रमा का मानचित्र बनाने वाला पहला आदमी गैलीलियो, उसने दूरवीक्षण यंत्र से इसे देखकर इसका अध्ययन किया। गैलीलियो के कारण ही आज चंद्रमा के बारे में इतना जानते हैं। अगला लिखा है कि दिन में चंद्रमा पर इतनी गर्मी पड़ती है कि मनुष्य जल जाए, रात में इतनी ठंडी कि मनुष्य जम जाए। चंद्रमा को प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है। चंद्रमा का जो भाग हमें दिखाई पड़ता है वह सूर्य द्वारा प्रकाशित होता है। चंद्रमा लगभग 29 दिन में पृथ्वी की परिक्रमा करता है।
चंद्रमा पर चलने वाला पहला मनुष्य नील आर्मस्ट्रांग नाम का एक अमेरिकी था। उसने अपने अंतरिक्ष यान ईगल से बाहर कदम रखा और कहा, यह मानव के लिए एक छोटा सा कदम किंतु मानव जाति के लिए एक बड़ी छलांग। आते हैं पैसेज पर आधारित प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा को पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितने दिन लगते हैं? 29 दिन, लगभग 29 दिन, 20 दिन, 9 दिन। तो क्या हो जाएगा? लगभग 29 दिन, है ना। 29 दिन पे मार के गलत मत कर दीजिएगा आप। लगभग 29 दिया है तो विकल्प यही सही होगा। 77 है, चंद्रमा पर चलने वाला पहला व्यक्ति कौन था? एक रूसी अंतरिक्ष यात्री, भारतीय नहीं, अमेरिकी था वो। विकल्प नंबर डी इज द राइट। अमेरिकी था ना गैलीलियो। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा कितना पुराना है? चंद्रमा कितना बिना 4.5 वर्ष नहीं, 4.5 क्या दिया था? 4.5 अरब दिया था। 4.5 अरब। विकल्प में कहीं है 4.5, 4.5 हज़ार, ये भी नहीं है, ये भी नहीं होगा। 4.5 मिलियन, 4.5 बिलियन। चूँकि 1 अरब जो होता है ना, 1 अरब जो होता है 3, 3, 6, 3, 9, मतलब 1 बिलियन के बराबर होता है। 1 बिलियन के डी विकल्प इज द राइट होगा। तो 4.5 अरब 4.5 बिलियन के बराबर हो जाएगा। 79 है, चंद्रमा के धरातल को देखने किस चीज़ का उपयोग? दूरवीक्षण यंत्र। विकल्प नंबर सी इज द राइट। आगे चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा का मानचित्र बनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? पहला व्यक्ति चंद्रमा का मानचित्र बनाया था गैलीलियो ने। किसने बनाया था? गैलीलियो ने बनाया था। ये आपका आंसर राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप क्या देख पाए दोस्तों कि आपने 80 के 80 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। 80 के 80 क्वेश्चनों का बेहतरीन जवाब और सलूशन आपने देखा। इसको कई बार चलाइए। एक बार में आपको बातें नहीं समझ में आएंगी तो कई बार इनको चला के देखिए और आप यकीन मानिए कि 100 में 100 नंबर आप पाएंगे। 100 में 100 आपका नंबर आएगा जब 80 में 80 क्वेश्चन आपके सही होंगे एग्जाम में। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।